सभी को प्यार भरा नमस्कार। इंपीरियल एग्रो क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। एक बार फिर से आप सभी का मैं दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि बहुत ही जल्दी हमारी जो स्टूडेंट फैमिली है वो 2000 होने वाली है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, बेल आइकन को दबाते रहें और नई नई वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहेंगे। ठीक है, आज मैं आपके सामने बहुत ही धमाकेदार क्वेश्चंस लेके आया हूँ। ये क्वेश्चंस बायोलॉजी के हैं। आप सबको पता है कि इस समय हमारी बायोलॉजी की क्लास होती है। बहुत दिनों से हमारी क्लास थी वो मिक्सअप चल रही थी, लेकिन अब शायद परसों से आपको क्लास देखने को जो मिलेगी वो टॉपिक वाइज क्लास देखने को मिलेगी और बहुत ही खतरनाक तरीके से वो क्लास को डिज़ाइन किया गया है। तो आप बस बने रहिए हमारे साथ। हम जल्दी ही आपको आपके मंजिल तक पहुंचाएंगे, आपके शिखर तक पहुंचाएंगे, आपका सिलेक्शन करवा के छोड़ेंगे, क्योंकि हम जिस स्टूडेंट का एक बार हाथ पकड़ लेते हैं उन्हें उसकी मंजिल तक पहुँचा के ही छोड़ते हैं। तो आज हमारा रोमांचक सफ़र स्टार्ट हो उससे पहले मैं आपको कहना चाहूँगा कि जो नए स्टूडेंट आए हैं इस क्लास के अंदर, प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको समय समय पर मिलती रहे और समय समय पर आप ये जो महत्वपूर्ण वीडियोस आपको उपलब्ध करवाई जा रही है इसका हिस्सा बन सके और अपनी तैयारी को और ज़्यादा मजबूत और ज़्यादा सशक्त बना सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा रोमांचक सफ़र। एक बात और मैं कहना चाहूँगा, प्लीज़ पूरी क्लास अटेंड करना। आप पूरी क्लास अटेंड नहीं करते हो फिर इसके बाद में मुझे अच्छा नहीं लगता है, इसलिए पूरी क्लास अटेंड करनी है और कमेंट करके जरूर बताना है, लाइक भी करना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, मनुष्य शरीर में वसा का पाचन किस रूप में होता है। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, मनुष्य शरीर में वसा का पाचन किस रूप में होता है। जब हम जो भोजन खाते हैं, भोजन में जो वसा उपस्थित होती है वो वसा शरीर में हमारे पेट के अंदर, पेट में जब जाती है तो उस पेट में जाने के बाद में उस वसा का परिवर्तन किस रूप में होता है। क्वेश्चन को ऐसे पूछा गया है। आपको समझ में नहीं आया तो मैं वापस से बता देता हूं। जब हम जो भी भोजन करते हैं या दूध पीते हैं या जो भी वसा युक्त पदार्थ खाते हैं तो उस वसा के पदार्थ को खाने पर वो वसा हमारे शरीर में पेट के अंदर चली जाती है। फिर पेट में जब उस वसा का पाचन होता है तो पाचन के बाद में वो किस रूप में परिवर्तित हो जाती है, इसका आंसर देना है आपको। बिल्कुल ईजी वे में मैंने इसको क्लियरिफाई कर दिया है। ऑप्शन नंबर ए है आपका वसीय अम्ल, बी है आपका एंजाइम, सी है आपका प्रोटीन और डी है आपका हार्मोन। अब बताइए जल्दी से, मनुष्य शरीर में वसा का पाचन किस रूप में होता है। मनुष्य शरीर में वसा का पाचन किस रूप में होता है, जवाब देना है आपका इसको। मनुष्य शरीर में वसा का पाचन, अब देखिए जिसने इसका जवाब दिया है ऑप्शन नंबर ए वाला वसीय अम्ल, बिल्कुल सही जवाब है। मनुष्य शरीर में वसा का पाचन वसीय अम्ल के रूप में होता है। किस रूप में होता है, वसीय अम्ल के रूप में होता है। जैसे ही वसा हमारे शरीर के अंदर जाती है तो वो वसीय अम्ल में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिस्टेमा नेचुरी पुस्तक के लेखक कौन है। कौन है लिखा हुआ है यहाँ पर। ऑप्शन नंबर ए है आपका कोर्ल सी बेंडा, बी है आपका कोर्ल लीनियस, सी है आपका बेंथम और डी है आपका हुकर। बताइए जल्दी से, सिस्टेमा नेचुरी पुस्तक के लेखक कौन है। सिस्टेमा नेचुरी पुस्तक के लेखक कौन है, यह सवाल पीछे आया हुआ है। ये सवाल पीछे जेट में एक बार पूछा गया है और आगे भी आ सकता है। जिसने इसका जवाब दिया है कोर्ल लीनियस, बिल्कुल सही जवाब है। जो सिस्टेमा नेचुरी पुस्तक है उस पुस्तक के लेखक कोर्ल लीनियस को माना जाता है। किसको माना जाता है, कोर्ल लीनियस को माना जाता है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि ये सवाल वापस से आ सकता है। सिस्टेमा नेचुरी पुस्तक कोर्ल लीनियस ने लिखी थी। अगला सवाल देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा कथन B12 के लिए सही है। निम्न में से कौन सा कथन B12 को किस नाम से जानते हैं हम, कोबाल्ट तत्व के नाम से भी जानते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान होनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर पूछा गया है निम्न में से कौन सा कथन B12 के लिए सही है। ऑप्शन नंबर ए है आपका, इनमें कोबाल्ट परमाणु होता है। ऑप्शन नंबर बी है आपका, यह पौधों में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी है आपका, इसकी सूक्ष्म मात्रा की आवश्यकता होती है। और ऑप्शन नंबर डी है आपका, उपरोक्त सभी। अब जवाब देना है आपको, निम्न में से कौन सा कथन B12 के लिए सही है। निम्न में से कौन सा कथन B12 के लिए सही है। ए है इनमें कोबाल्ट परमाणु होता है, बी है यह पौधों में पाया जाता है, सी इनकी सूक्ष्म मात्रा की आवश्यकता होती है और डी है आपका उपरोक्त सभी। अब जिसने इसका जवाब दिया है उपरोक्त सभी, बिल्कुल सही जवाब है आपका। जो कोबाल्ट तत्व होता है या विटामिन B12 होता है उसके अंदर कोबाल्ट परमाणु भी पाया जाता है और ये हमारे पौधों के अंदर भी पाया जाता है और पौधों की इनको सूक्ष्म मात्रा की आवश्यकता होती है। समझ में आ गया होगा आपको, पौधों की इनको सूक्ष्म मात्रा की आवश्यकता होती है। तो इज दैट क्लियर। अगला सवाल देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डीएनए में क्षारक युग्म किनके द्वारा जुड़े होते हैं। अब देखिए डीएनए के क्षारक युग्म समझ लीजिए। वहां पर ये पूछना चाह रहा है आपसे कि क्षारक युग्म का मतलब एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन और साइटोसिन, ये क्या होते हैं, ये डीएनए के क्षारक अनुक्रम होते हैं। ये आपस में एक बंध के द्वारा जुड़े होते हैं। अब वो बंध बताना है आपको, वो बंध कौन सा होगा,
ठीक है, मैं पहले पीछे कई बार बता चुका हूं, क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको रिपीट करवाना, रिवीजन करवाना जरूरी होता है, इसलिए मैंने इसको वापस से इंक्लूड किया है। तो डीएनए में क्षारक अनुक्रम किनके द्वारा जुड़े होते हैं? ऑप्शन नंबर ए है आपका हाइड्रोजन बंध, बी है आपका पोटेशियम बंध, सी है आपका टी बंध और डी है आपका एस बंध। बताइए जल्दी से, डीएनए में क्षारक युग्म किनके द्वारा जुड़े रहते हैं? डीएनए में क्षारक युग्म किनके द्वारा जुड़े रहते हैं? जिसने इसका जवाब दिया है ऑप्शन नंबर ए वाला हाइड्रोजन बंध, बिल्कुल सही जवाब है। डीएनए में जो क्षारक अनुक्रम होते हैं वो हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़े रहते हैं। किसके द्वारा जुड़े रहते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़े रहते हैं। अगला सवाल देखिए क्या है, सारे के सारे क्वेश्चन इंपोर्टेंट हैं, पूरी क्लास आपको अटेंड करनी है। अगला सवाल देखिए क्या है, नेक्स्ट है हमारा रात्रि का अंधापन। अब देखिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट किया गया है, अब अगर आप थोड़ा सा दिमाग पर जोर डालोगे तो आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन क्या है, रात्रि का अंधापन किस विटामिन की कमी से होता है? अब क्वेश्चन इसने सीधा सीधा नहीं पूछा और थोड़ा सा इसने घुमा के पूछा है कि रात्रि का अंधापन किस विटामिन की कमी से होता है। ऑप्शन नंबर ए है आपका विटामिन ए, बी है आपका विटामिन डी, सी है आपका विटामिन ई और डी है आपका विटामिन ए। बताइए जल्दी से क्या होगा इसका जवाब। रात्रि का अंधापन किस विटामिन की कमी से होता है? रात्रि में हमें कम दिखाई देना, कौन सी बीमारी हो जाएगी जब, या कौन सा विटामिन होगा? जिसने विटामिन ए जवाब दिया है बिल्कुल सही जवाब है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। और रतौंधी रोग का लक्षण क्या है? रतौंधी रोग का लक्षण है रात्रि के समय कम दिखाई देना। ठीक है, क्लियर हो गया। विटामिन ए होगा। देखिए रात्रि का अंधापन क्या होता है? रात्रि का अंधापन मतलब रतौंधी रोग, और रतौंधी रोग को हम किस नाम से जानते हैं? जब विटामिन ए की कमी हो जाती है तो हमारी आंखों के अंदर कुछ बदलाव आ जाते हैं, जिसके कारण हमें रात्रि में कम दिखाई देता है। ठीक है, क्लियर हो गया। अगला सवाल देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। अब क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से समझना है। क्वेश्चन पूछा गया है, शरीर क्रिया विज्ञान की दृष्टि से वह महत्वपूर्ण पदार्थ जिसकी कमी के कारण शरीर की वृद्धि रुक जाती है। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, शरीर क्रिया विज्ञान की दृष्टि से वह महत्वपूर्ण पदार्थ जिसकी कमी के कारण शरीर की वृद्धि रुक जाती है। ऑप्शन नंबर ए है आपका विटामिन, बी है प्रोटीन, सी है वसा और डी है आपका खनिज लवण। जवाब देना है आपको, शरीर की वृद्धि, शरीर की वृद्धि रुक जाती है। शरीर की वृद्धि किस कारण रुकती है बताना है आपको। क्या होगा इसका जवाब? जिसने इसका जवाब दिया है ऑप्शन नंबर बी वाला प्रोटीन, बिल्कुल सही जवाब है। शरीर क्रिया विज्ञान की दृष्टि से प्रोटीन ही एकमात्र ऐसा तत्व है जिसके कारण क्या होता है, शरीर की वृद्धि रुक जाती है, और प्रोटीन मिलने पर शरीर की वृद्धि और ग्रोथ अच्छी होती है। इसीलिए आपने देखा होगा जब आप जिम में जाते हो तो जिम में आपको वो प्रोटीन शेक देता है। प्रोटीन शेक क्यों देता है? वो आपको प्रोटीन शेक देने का उसका मकसद ये होता है कि उसके शरीर के अंदर और ज़्यादा एनर्जी हो और उसके शरीर का विकास हो, इसीलिए उसको क्या दिया जाता है? प्रोटीन शेक दिया जाता है। इज दैट क्लियर? समझ में आ गया आपको? अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, देखिए अगला सवाल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको बहुत ही मदद करेगा, और ये बिल्कुल एक नया क्वेश्चन है। पीछे भी पूछ चुका हूँ इस क्वेश्चन को, लेकिन बिल्कुल नया क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा गया है, सनशाइन विटामिन किसको कहा जाता है? सनशाइन विटामिन किसको कहा जाता है? अब जिसको पता नहीं है सनशाइन क्या होता है वो भी मैं अभी बता दूंगा। ऑप्शन नंबर ए है आपका विटामिन के, बी है विटामिन डी, सी है विटामिन एम और डी है आपका विटामिन ए। अब जवाब दीजिए, सनशाइन विटामिन किसको कहा जाता है? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं क्वेश्चंस, आपको ध्यान रखना है। सारे के सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, आपको ध्यान रखना है। अब देखिए जिसने इसका जवाब दिया है सनशाइन विटामिन का, जिसने जवाब दिया है विटामिन डी, बिल्कुल सही जवाब है। अब देखिए होता क्या है, समझिए इसको कि सनशाइन का मतलब क्या हुआ। सनशाइन का मतलब हुआ सूर्य की धूप। सनशाइन का मतलब क्या हुआ? सूर्य की धूप को हम सनशाइन के नाम से जानते हैं। अब जब सूर्य की सुबह सुबह लाल रंग की धूप होती है, लाल कलर की जो धूप होती है सुबह के मौसम में, तो उस समय क्या होता है? विटामिन डी बनता है। विटामिन डी बनता है, और वो विटामिन डी कहाँ पर बनता है? सूर्य की रोशनी की उपस्थिति में हमारी हड्डियों के अंदर विटामिन डी का निर्माण होता है। समझ में आ गया आपको? वापस से समझा देता हूँ। सनशाइन विटामिन डी को कहते हैं, सनशाइन विटामिन किसको कहते हैं? विटामिन डी को कहते हैं। सुबह सूर्य की हल्की रोशनी में हमारी हड्डियों के अंदर क्या बनता है? विटामिन डी बनता है, या सूर्य की उपस्थिति में या सूर्य की रोशनी की उपस्थिति में हमारे हड्डियों के अंदर विटामिन डी बनता है। इज दैट क्लियर? समझ में आ गया आपको? अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। उससे पहले मैं आपको एक बहुत ही थोड़ा कहना चाहूँगा। देखिए मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप ये जो लाइव चैट बॉक्स में आपकी जो रामायण चलती है ना, ये मैं काफ़ी लंबे समय से मैं नोटिस कर रहा था, और मैं ये देख रहा था कि हो सकता है अब खुद से ठीक कर लेंगे, लेकिन आपकी ये बढ़ती ही जा रही है। ये आपकी जो आपसी रंजिश है ना,
इसको प्लीज़ यहाँ पर इस लाइव चैट बॉक्स में पर्सनली मत करिए। आप सिर्फ और सिर्फ अपनी ही जो ये स्टडी है उसके ऊपर ही ध्यान दीजिए। दूसरा कोई क्या करता है क्या नहीं करता है, किसको कमेंट कर रहा है, कोई किसी को गाली बोल रहा है, कोई किसी को कमेंट कर रहा है, ये चीज़ें आपको शोभा नहीं देती है। आप अच्छे स्टूडेंट हो, कॉलेज के स्टूडेंट बनने वाले हो, इतने समझदार स्टूडेंट हो, कंटिन्यू आ भी रहे हो क्लास में, तो मैं नहीं चाहता कि अब लास्ट समय में जाते जाते मैं या तो क्लासेस बंद कर दूं या फिर मैं किसी को रिपोर्ट कर दूं, क्योंकि साइबर क्राइम के तहत आता है ऐसा सब कुछ करना। तो हालांकि मैं ऐसा कुछ करूंगा नहीं, क्योंकि आप सभी अच्छे स्टूडेंट हो, लेकिन अगर हद पार हो जाएगी तो फिर मैं मेरे चैनल को बचाने के लिए मुझे ऐसा कदम उठाना पड़ेगा। इसलिए मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ, आपकी जो आपसी बातचीत है, हाँ करो, कोई दिक्कत नहीं है, आपसे आप फ्रेंड्स हो, करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर गाली गलौज हुई या तू मैं हुई, फिर मैं किसी को बख्शूंगा नहीं, क्योंकि मेरे पास सारा रिकॉर्ड है। पुराना रिकॉर्ड आप तो डिलीट कर सकते हो, लेकिन मेरे चैनल में वो सब कुछ सेव हो जाता है। इसीलिए कह रहा हूँ कि हाँ सब कुछ बातचीत करो, सब कुछ करो, लेकिन ऐसी फालतू अगर चीज़ हुई या कुछ गलत मुझे दिखा फिर अच्छा नहीं होगा। ठीक है, तो ध्यान रखना। बाकी सारे स्टूडेंट अच्छे हैं, सब पढ़ाई कर रहे हैं। आप सबको अग्रिम शुभकामनाएं आपके सिलेक्शन की। ठीक है, अग्रिम शुभकामनाएं मतलब सिलेक्शन होने से पहले की शुभकामनाएं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एम्ब्रियोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? एम्ब्रियोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है आपका कवक का, बी है आपका भ्रूण का, सी है आपका जीवाणु का और डी है वायरस का। जवाब देना है आपको, एम्ब्रियोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? एम्ब्रियोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? कवक का, भ्रूण का, जीवाणु का या वायरस का? सवाल का जवाब दीजिए, बताइए जल्दी से क्या होगा इसका जवाब। एम्ब्रियोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? एम्ब्रियोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? जिसने इसका जवाब दिया है ऑप्शन नंबर बी वाला भ्रूण का, बिल्कुल सही जवाब है। एम्ब्रियोलॉजी में भ्रूण का अध्ययन किया जाता है। अब जो भ्रूण होता है उसको हम एम्ब्रियो कहते हैं, भ्रूण को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? एम्ब्रियो कहते हैं, और उसी एम्ब्रियो से शब्द बना है एम्ब्रियोलॉजी। अब आपको अगर पूछ ले कि एम्ब्रियोलॉजी विज्ञान की जो एम्ब्रियोलॉजी है वो किस भाषा का शब्द है, तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? इसका जवाब हो जाएगा ग्रीक भाषा का शब्द है। अब कैसे पहचाना ग्रीक भाषा का शब्द है? मैंने पहले बताया था, जिस शब्द के पीछे लॉजी आता है या नोमी आता है वो सारे के सारे शब्द कौन से होते हैं? वो सारे के सारे शब्द ग्रीक भाषा के होते हैं, और जिसके पीछे कल्चर आता है वो सारे शब्द लैटिन भाषा के होते हैं। तो इज दैट क्लियर? इतना समझ में आ गया आपको? अब देखिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा अगला सवाल है, थियोफ्रेस्टस का वर्गीकरण कहलाता है। थियोफ्रेस्टस का वर्गीकरण। अब वनस्पति विज्ञान के जनक अगर आपसे पूछा जाए वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है, तो इसका जवाब क्या हो जाएगा आपका? वनस्पति विज्ञान के जनक। वनस्पति विज्ञान के जनक का क्या होगा? थियोफ्रेस्टस। देखिए सबसे पहले तो आपको इसका आंसर दे दूं, थोड़ी सी साउंड प्रॉब्लम है क्योंकि हमारा क्लासरूम जो रोड पे है, कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ो उसको। देखिए थियोफ्रेस्टस का वर्गीकरण अगर पूछ लिया जाए तो इसका जवाब होगा प्राकृतिक वर्गीकरण। थियोफ्रेस्टस का जो वर्गीकरण है वो प्राकृतिक वर्गीकरण कहलाता है। कौन सा वर्गीकरण कहलाता है? देखिए क्वेश्चन वापस से रिपीट करना चाहूंगा। थियोफ्रेस्टस का वर्गीकरण कहलाता है, तो इसका जो आंसर होगा वो आंसर होगा कृत्रिम वर्गीकरण। थियोफ्रेस्टस का वर्गीकरण कृत्रिम वर्गीकरण कहलाता है। कौन सा वर्गीकरण कहलाता है? कृत्रिम वर्गीकरण कहलाता है। ध्यान रखना है, थियोफ्रेस्टस ने अपनी वर्गीकरण पद्धति के आधार पर वनस्पति को 3 भागों में विभाजित किया था। अब वो 3 भाग कौन कौन से थे? एक था वृक्ष, दूसरा था शाक और तीसरा था झाड़ी। मैंने ये सवाल कल भी पूछा था आपसे। देखिए एक बार वापस से फंडा क्लियर कर देता हूं। सबसे पहले अगर आपको पूछ ले वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है, तो आपको जवाब देना है थियोफ्रेस्टस। फिर आपसे पूछ ले कि जो थियोफ्रेस्टस का वर्गीकरण है वो कौन सा वर्गीकरण है, तो उसका जवाब देना है कृत्रिम वर्गीकरण। थियोफ्रेस्टस का वर्गीकरण कृत्रिम वर्गीकरण कहलाता है, जिसको हम आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन के नाम से भी जानते हैं। फिर अगर आपसे पूछ ले कि कृत्रिम वर्गीकरण में थियोफ्रेस्टस ने कितने भागों में विभाजित किया गया था, तो उसको आपका जवाब देना है 3 भागों में, जिसमें उसको वृक्ष, शाक और झाड़ी 3 भागों में विभाजित किया था वनस्पति को। ठीक है, समझ में आ गया? अगला सवाल देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लाइकेन किससे मिलकर बने होते हैं? अब देखिए लाइकेन क्या होते हैं, ये कैसे बनते हैं और ये इनका क्या होता है ये बताऊंगा मैं आपको। ऑप्शन नंबर ए है आपका कवक से, बी शैवाल से, सी ए और बी दोनों, और ऑप्शन नंबर डी है आपका कोई नहीं। अब जवाब देना है लाइकेन। लाइकेन के बारे में आपको जवाब देना है। क्या होगा इसका जवाब? लाइकेन किससे मिलकर बने होते हैं? बताइए जल्दी से, लाइकेन किससे मिलकर बने होते हैं? बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल क्वेश्चन रहेगा आपके लिए और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जिसने देखिए जिसने इसका जवाब दिया है
सी वाला जवाब दिया है, बिल्कुल सही जवाब है। जो लाइकेन होते हैं वो कवक और शैवाल से मिलकर बने होते हैं। किससे मिलकर बनते हैं लाइकेन? लाइकेन कवक और शैवाल के बीच में जो आपसी संबंध होता है, आपसी जो सहजीवी संबंध होता है, उसी सहजीवी संबंध को हम किस नाम से जानते हैं? उसी सहजीवी संबंध को हम लाइकेन के नाम से जानते हैं। तो अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि कवक और शैवाल के बीच में सहजीवी संबंध क्या कहलाता है, तो कवक और शैवाल के बीच में सहजीवी संबंध लाइकेन के नाम से जाना जाता है। फिर आपसे वो ये भी पूछ सकता है कि जो लाइकेन है वो शब्द किसने दिया था? तो लाइकेन शब्द दिया था थियोफ्रेस्टस नामक साइंटिस्ट ने। अभी जिसका जिक्र मैंने पीछे किया था, थियोफ्रेस्टस का जिक्र मैंने पीछे किया था कि थियोफ्रेस्टस क्या है, वर्गीकरण किया था इन्होंने कृत्रिम, तो इन्होंने क्या किया था? लाइकेन नाम भी इन्होंने ही दिया था। इज दैट क्लियर? समझ में आ गया? अब आपसे पूछ ले कि कवक और शैवाल के बीच में सहजीवी संबंध किस नाम से जाना जाता है, तो लाइकेन नाम से जाना जाता है। और लाइकेन शब्द दिया था थियोफ्रेस्टस नामक साइंटिस्ट ने दिया था। उनको वनस्पति विज्ञान का जनक भी कहते हैं। इज दैट क्लियर? अगला सवाल देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जंतु विज्ञान, जिसको जूलॉजी भी कहते हैं, किस भाषा का शब्द है? जंतु विज्ञान जूलॉजी किस भाषा का शब्द है? ऑप्शन नंबर ए है आपका लैटिन, बी है आपका ग्रीक, सी है आपका फ्रेंच और डी है आपका इंग्लिश। बताइए जल्दी से। अभी जस्ट मैंने बताया था, 3 क्वेश्चन पहले मैंने बताया था आपको कि एक ट्रिक बताई हुई है मैंने जो आप सबको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। जिसने इसका जवाब दिया है ग्रीक, बिल्कुल सही जवाब है। मैं फिर से ट्रिक बता देता हूँ। जिन शब्दों के पीछे लॉजी या नोमी लगता है वो सारे के सारे ग्रीक वर्ड होते हैं, और जिन शब्दों के पीछे कल्चर लगता है वो सारे के सारे लैटिन वर्ड होते हैं। समझ में आ गया आपको? अगला सवाल देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विज्ञान की वह शाखा जिसमें पौधों का वर्गीकरण किया जाता है क्या कहलाता है? विज्ञान की वह शाखा जिसमें पौधों का वर्गीकरण किया जाता है। वर्गीकरण का मतलब कौन सा शाख होगा, कौन सा झाड़ी होगा, कौन सा हर्ब होगा, कौन सा आपका वृक्ष होगा, ये सब वर्गीकरण के भाग हैं। तो वर्गीकरण का अध्ययन किया जाता है वो क्या कहलाएगी? ऑप्शन नंबर ए है आपका वर्गीकी, बी है आपका टैक्सोनॉमी, सी है आपका ए और बी दोनों, और ऑप्शन नंबर डी है आपका कोई नहीं। और ये सवाल जेट के अंदर आया हुआ है। मेरे पास हर एक क्वेश्चन का मेरे पास सबूत है। मैं बिल्कुल ऐसे ही नहीं बोलता हूँ। अगर किसी के पास जेट के पुराने पेपर की सीरीज है तो आज प्लीज इस क्वेश्चन को नोट कर लें आप। क्वेश्चन हालांकि ऐसे नहीं आया था, क्वेश्चन तो सिर्फ सिंपल सा पूछा गया था कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें पौधों का वर्गीकरण किया जाता है क्या कहलाता है, जिसमें सिर्फ ऑप्शन टैक्सोनॉमी ही दिया गया था, वर्गीकी नहीं था। इस तरीके से सेट नहीं किया गया था, लेकिन मैंने इसको थोड़ा टफ बना के यहाँ पर सेट किया है ताकि आपको आसानी से समझ में आ सके। ठीक है, समझ में आ गया आपको? अब देखिए, जिसके पास जेट की गाइड है वो आराम से पीछे पेपर में इसको बायोलॉजी सेगमेंट में सर्च करना। अगर आपको मिल जाता है तो प्लीज कल कमेंट आके यहाँ पर कमेंट करना है आपको कि हाँ सर आपने जो क्वेश्चन बताया था वो वहां पर मुझे मिला है। ठीक है, और विज्ञान की वह शाखा का मत बता दिया है मैंने। हिंदी में उसको वर्गीकी कहते हैं और इंग्लिश में इसको टैक्सोनॉमी के नाम से जाना जाता है। विज्ञान की वह शाखा जिसमें वर्गीकरण किया जाता है उसको हिंदी के अंदर वर्गीकी कहते हैं और इंग्लिश के अंदर उसको टैक्सोनॉमी के नाम से जाना जाता है। इज दैट क्लियर? अगला सवाल देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हृदय की संरचना व कार्यविधि का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा में किया जाता है? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा गया है, हृदय की संरचना व कार्यविधि का अध्ययन, हृदय की संरचना व कार्यविधि का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा में किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है आपका कैरियोलॉजी, बी है कार्डियोलॉजी, सी है हार्टोलॉजी और डी है आपका कोरोलॉजी। बताइए जल्दी से। हृदय की संरचना व कार्यविधि का अध्ययन, हृदय की संरचना व कार्यविधि का अध्ययन विज्ञान की कौन सी शाखा में करते हैं? जिसने इसका जवाब दिया है हार्टोलॉजी, आपका जवाब गलत है, हार्टोलॉजी नहीं होगा, इसका आंसर होगा कार्डियोलॉजी। हृदय की संरचना का अध्ययन हम किस में करते हैं? हृदय की संरचना का अध्ययन कार्डियोलॉजी में किया जाता है। अगर आप कभी हॉस्पिटल जाते हो तो आपने देखा होगा कहीं पर लिखा होता है हृदय रोग विभाग, उसके नीचे आपको ये भी दिख जाएगा कार्डियोलॉजी। तो कार्डियोलॉजी में क्या करते हैं? हृदय की संरचना का अध्ययन करते हैं और उनसे संबंधित क्या किया जाता है? उनसे संबंधित रोगों का इलाज भी कार्डियोलॉजी में किया जाता है। इज दैट क्लियर? समझ में आ गया आपको? अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा भाग पुष्प के नर और मादा भाग कहलाते हैं? निम्न में से कौन से भाग पौधे के नर और मादा भाग कहलाते हैं? जवाब देना है आपको। कौन से भाग नर और मादा भाग कहलाएंगे? ऑप्शन नंबर ए है आपका पुमंग, जिसको एंड्रोसियस के नाम से जानते हैं। दूसरा है जायांग, जिसको गाइनोसियम के नाम से जानते हैं। तीसरा है ए और बी दोनों, और ऑप्शन नंबर डी है आपका कोई नहीं। अब इस क्वेश्चन को मैं समझाऊंगा आपको, इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को थोड़ा सा टफ बनाया है। अब जिसने इसका जवाब दिया है नर और मादा भाग का ए और बी दोनों, बिल्कुल सही जवाब है। पौधा का जो नर भाग होगा वो कहलाएगा आपका पुमंग और जो मादा भाग होगा वो कहलाएगा आपका जायांग। ठीक है, अब वहां पर होता क्या है, एग्जाम में आप तो पुमंग याद करके जाते हो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट, लेकिन वहां पर लिखा आता है एंड्रोसियम।
फिर जायांग को लिखा आता है गाइनोसियम, और वो आपसे एक भी पूछ लेता है तो आपका गलत हो जाता है। वो आपसे पूछ लेता है निम्न में से पौधे का कौन सा लिंगी भाग है, लिंग में नर और मादा दोनों आ गए। अब आपने तो पुमंग और जायांग याद किया है, लेकिन वहां पर तो लिखा हुआ ही हिंदी में आया है, इंग्लिश वर्ड को हिंदी में ट्रांसलेट करके लिख दिया एंड्रोसियम और गाइनोसियम, फिर क्या करोगे वहां पर। तो इसीलिए एंड्रोसियम और गाइनोसियम ये जो वर्ड्स हैं इसको इंग्लिश में याद करो, बहुत लंबी रेस के घोड़े बने होगे। मैं आज के देता हूँ आपको, जो स्टूडेंट इंग्लिश वर्ड्स को जितना ज़्यादा याद करेगा वो उतना ही लंबा जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि जितने जल्दी इंग्लिश वर्ड याद करोगे उतने आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, और जितने आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे आप उतनी ही लंबी रेस का घोड़ा बन सकते हो। ठीक है, यही कहना था मेरा। तो इसका आंसर हो जाएगा पुमंग और जायांग। ठीक है, अगला सवाल देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा तने का गुण है। अब जो तना होता है पौधे का, वो उस तने का गुण बताना है आपको, कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए है इसमें पर्व व पर्व संधियां होती हैं। ऑप्शन नंबर बी है प्रकाश की तरफ वृद्धि करता है, बिल्कुल। ऑप्शन नंबर सी है आपका गुरुत्वाकर्षण के विपरीत वृद्धि करता है, और ऑप्शन नंबर डी है आपका उपरोक्त सभी। अब निम्न में से कौन सा तने का गुण है। अब तने का गुण बताना है आपको, कौन सा होगा। तना मतलब जो स्टेम होता है उसकी मेरिट्स बतानी है आपको, उसकी विशेषताएं बतानी है आपको। जिसने इसका जवाब दिया है उपरोक्त सभी, बिल्कुल सही जवाब है। देखिए तने पर पर्व और पर्व संधियां होती है। अब पर्व और पर्व संधियां का मतलब होता है कि छोटी छोटी शाखाएं और ब्रांचेज होती हैं, वो पर्व और पर्व संधियों के नाम से भी जानी जाती है। ठीक है, फिर उसके बाद में है प्रकाश की तरफ वृद्धि करता है। तो बिल्कुल ये प्रकाश की तरफ ही वृद्धि करता है, ये ऊपर की ओर वृद्धि करता है, और प्रकाश कहाँ पर होता है, ऊपर होता है, तो ऊपर की ओर ये वृद्धि करता है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट है गुरुत्वाकर्षण के विपरीत वृद्धि करता है। तो बिल्कुल सही जवाब है, गुरुत्वाकर्षण के विपरीत ही वृद्धि करेगा। गुरुत्वाकर्षण बल नीचे की तरफ जाता है और तना हमारा क्या करता है, ऊपर की तरफ बढ़ता है। समझ में आ गया। तो ये बेसिक से क्वेश्चन है, लेकिन इसको आपको कैसे भी वो ट्विस्ट करके पूछ सकता है। तो आपको क्या करना है, आपको अपनी तैयारी को भी ट्विस्ट करके तैयार करना है, बिल्कुल सही संपूर्ण तरीके से आपको तैयार करना है, ताकि भविष्य में आपके कितने भी एग्जाम हो आप उसमें हमेशा विजयी बने। ठीक है, अगला सवाल देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा जड़ का गुण है। तो वापस से वही बात हो जाएगी। देखिए इसमें पर्व और पर्व संधियां नहीं होती, बिल्कुल नहीं होती, क्योंकि वो तो तने में पाई जाती है। फिर इसके बाद में प्रकाश के विपरीत वृद्धि करता है। तो बिल्कुल सही जवाब है, प्रकाश हमारा ऊपर होता है और गुरुत्वाकर्षण किधर होता है, सॉरी प्रकाश ऊपर होता है, और जो प्रकाश के विपरीत वृद्धि करती है तो जड़ें तो हमेशा नीचे की तरफ जाती है, और गुरुत्वाकर्षण की तरफ वृद्धि करती है। तो बिल्कुल गुरुत्वाकर्षण के साथ साथ ये भी जड़ें भी क्या होती है, नीचे की तरफ वृद्धि करती है। तो उपरोक्त सभी इसका सही जवाब हो जाएगा। इज दैट क्लियर? इतना समझ में आ गया आपको। पूरी क्लास अटेंड करनी है। मैंने ये डिसाइड किया हुआ है कि 40 मिनट की क्लास होगी, लेकिन आज 40 मिनट की भी नहीं होगी क्लास, लगभग 30 मिनट की समथिंग की क्लास होगी। तो आपको बस अपनी जो तैयारी है उसको मजबूत करने के लिए हमारा साथ देना पड़ेगा, पूरी क्लास को अटेंड करना है आपको। ठीक है, अगला सवाल देखिए। उससे पहले जो नए स्टूडेंट हैं प्लीज चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अगला सवाल देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइसोसोम का अपने ही एंजाइम द्वारा नष्ट होना कहलाता है। अब देखिए मैंने आपको एक बार पहले बताया था, कोशिका के अंदर एक चीज पाई जाती है जिसको हम कहते हैं लाइसोसोम। लाइसोसोम के अंदर 24 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, और ये एंजाइम क्या करते हैं, ये पाचक एंजाइम होते हैं, और ये कोशिका के अंदर कोई भी हानिकारक वस्तु होती है उसको क्या करते हैं, उसको पचाने का काम करते हैं, और पचाकर कोशिका से बाहर निकालने का कार्य करते हैं। अब आपने पढ़ा होगा कि लाइसोसोम को आत्मघाती थैली कहते हैं या सुसाइड बैग के नाम से जानते हैं। तो वो इसीलिए कहते हैं क्योंकि इसके अंदर 24 प्रकार के पाचक एंजाइम होते हैं, और ये क्या होता है, जब इसकी मात्रा इसके अंदर बढ़ जाती है, पाचक एंजाइम की मात्रा इसके अंदर बढ़ जाती है, तो क्या हो जाता है, ये फट जाता है। फटने के बाद में जो एंजाइम होते हैं वो पूरी कोशिका में फैल जाते हैं और पूरी कोशिका को नष्ट कर देते हैं। लेकिन जब ये पूरी कोशिका को नष्ट कर देते हैं तो वो तो क्रिया सुसाइड बैग के नाम से जानी जाती है। वो क्रिया, उस क्रिया को क्या कहेंगे अपन, लाइसोसोम द्वारा अपने ही एंजाइम द्वारा नष्ट होना क्या कहलाता है। वो आपने जो कोशिका को नष्ट कर देता है उसको हम सुसाइड बैग के नाम से जानते हैं। ये लाइसोसोम जो होता है उसको सुसाइड बैग के नाम से जानते हैं। लेकिन लाइसोसोम के द्वारा कोशिका का नष्ट हो जाना या लाइसोसोम के द्वारा अपने आप को खुद को नष्ट कर लेना किस क्रिया के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए है आपका ऑटोलिसिस, बी है आपका कॉन्ड्रियोन, सी है आपका डायलिसिस, और डी है आपका कोई नहीं। अब जवाब देना है आपको, लाइसोसोम का अपने ही एंजाइम द्वारा नष्ट हो जाना। जैसे ही लाइसोसोम में मात्रा बढ़ी, लाइसोसोम फटा, फटते ही क्या हो गया, खुद भी नष्ट हो गया और कोशिका को भी नष्ट कर दिया। ये क्रिया क्या कहलाएगी। जिसने इसका जवाब दिया है ऑटोलिसिस, बिल्कुल सही जवाब है। ऑटोलिसिस की जो क्रिया होती है उसके दौरान क्या होता है, पाचक एंजाइम पूरे ही लाइसोसोम को नष्ट कर देते हैं, और लाइसोसोम को नष्ट करने के साथ साथ ही क्या कर देते हैं, संपूर्ण कोशिका को भी नष्ट कर देते हैं। मैंने इसे भी सुना है कि किसी को एक थप्पड़ मारो ना, तो एक थप्पड़ में लगभग 2.5 लाख कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं। तो अगर किसी की कोशिका को नष्ट करना है तो घुमा के कान के नीचे 1-2 हो जाता है उसका काम तमाम।
ठीक है। अब देखिए नीचे एक वर्ड दिया गया है कॉन्ड्रियोन। क्या दिया गया है? कॉन्ड्रियोन। अब कॉन्ड्रियोन होता क्या है? यहाँ पर द्री नहीं है, ड्री है, कॉन्ड्रियोन। ठीक है, तो जितने भी माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, एक कोशिका के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या होती है, उस माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या को कॉन्ड्रियोन के नाम से जाना जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या को किसके नाम से जाना जाता है? कॉन्ड्रियोन के नाम से जाना जाता है। एक कोशिका के अंदर उपस्थित माइटोकॉन्ड्रिया की जो टोटल संख्या होती है, टोटल नंबर्स होते हैं, वो कॉन्ड्रियोन के नाम से जाने जाते हैं। इतना समझ में आ गया आपको? अब आगे एक चीज और दी गई है, डायलिसिस। अब डायलिसिस भी समझ लीजिए, हमारे शरीर में जो तरल रूप में जो अशुद्धियाँ इकट्ठी हो जाती हैं, तरल रूप में जो अशुद्धियाँ इकट्ठी हो जाती हैं, उसको बाहर निकालने का काम करता है हमारे शरीर का जो किडनी होती है वो। लेकिन जब किसी की किडनी खराब हो जाती है तो फिर कृत्रिम माध्यम से उन गंदगी को बाहर निकाला जाता है और उसी बाहर निकालने की क्रिया को डायलिसिस के नाम से जाना जाता है। इतना क्लियर हो गया? इतना क्लियर हो गया आपका? अगर क्लियर हो गया हो तो लाइक बनता है, एक लाइक जरूर कर देना अगर अभी तक लाइक नहीं किया है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, थोड़ा सा और बचा है सेगमेंट, बस थोड़ा सा और बचा है, अपनी सब्र को रखिए और क्वेश्चन को अटेंड करिए। क्वेश्चन पूछा गया है, रक्त में उपस्थित ग्लूकोज की अधिक मात्रा, रक्त में उपस्थित ग्लूकोज की अधिक मात्रा ग्लाइकोजन में परिवर्तित हो जाती है, यह क्रिया कहाँ संपन्न होती है? अब देखिए समझिए, हमने जब भोजन किया, भोजन में क्या होगा? भोजन करते ही हमारे शरीर में क्या हो जाती है? शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है। शर्करा की मात्रा क्यों बढ़ती है? क्योंकि ग्लूकोज बना, ग्लूकोज हमारे रक्त में आके घुला और रक्त में आके घुलने से रक्त में क्या हो जाएगा? शर्करा की मात्रा बढ़ जाएगी। अब ग्लूकोज की अधिक मात्रा ग्लाइकोजन में परिवर्तित हो जाती है। मतलब जब ये क्रिया हो जाती है तो उस दौरान क्या होता है कि जो ग्लूकोज होता है उसकी अधिक मात्रा ग्लाइकोजन में परिवर्तित करनी पड़ती है। उसको ग्लाइकोजन को हम ऐसे बोल सकते हैं, एक प्रकार से एक रिजर्व ग्लूकोज होता है, रिजर्व ग्लूकोज होता है। तो ये क्रिया संपन्न कहाँ होती है? बताना है आपको, ये क्रिया संपन्न कहाँ पर होती है? यकृत में, हृदय में, अमाशय में या अग्नाशय में? रक्त में उपस्थित ग्लूकोज की अधिक मात्रा ग्लाइकोजन में परिवर्तित हो जाती है, यह क्रिया कहाँ संपन्न होती है? अब जिसने इसका जवाब दिया है ऑप्शन नंबर ए वाला, यकृत, बिल्कुल सही जवाब है। रक्त में उपस्थित ग्लूकोज की अधिक मात्रा ग्लाइकोजन में परिवर्तित हो जाती है और इस क्रिया का संपन्न जो होता है ये होता है यकृत के अंदर। ठीक है, अगर किसी को अभी तक समझ में नहीं आया ये क्वेश्चन, मुझे कमेंट करना, मैं आपको व्हाट्सएप पे समझा दूंगा। अगला सवाल देखिए क्या है, नेक्स्ट है, रक्त में उपस्थित इंसुलिन की खोज का श्रेय किसे जाता है? आप सब लोगों को पता है रक्त की शर्करा को नियंत्रित करने का कार्य इंसुलिन करता है। अगर कोई डायबिटीज़ का पेशेंट हो जाता है, मधुमेह का पेशेंट हो जाता है, तो उसके शरीर में क्या हो जाता है? इंसुलिन का जो निर्माण है वो कम हो जाता है और शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है, तो उसको फिर कृत्रिम इंसुलिन का टीका भी लगाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा गया है कि रक्त में उपस्थित इंसुलिन की खोज का श्रेय किसको जाता है? ऑप्शन नंबर ए है आपका वेटिंग वेस्ट, बी है आपका कार्ल लैंडस्टीनर, सी है आपका फ्लेमिंग और डी है आपका मेंडल। बताइए जल्दी से, रक्त में उपस्थित इंसुलिन की खोज का श्रेय किसको जाता है? रक्त में उपस्थित इंसुलिन की खोज का श्रेय, जिसने इसका जवाब दिया है वेटिंग वेस्ट, बिल्कुल सही जवाब है। वेटिंग वेस्ट नामक एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने रक्त में इंसुलिन की खोज की थी, इंसुलिन की खोज की थी। ठीक है, अब देखिए एक साइंटिस्ट और है नीचे, कार्ल लैंडस्टीनर, इन्होंने क्या किया था? इन्होंने आरएस तत्व की खोज की और रक्त को विभिन्न समूह में बांटने का कार्य भी किया था। तो ये सवाल भी आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि जेट में तो पीछे पूछा गया था ये सवाल कि आरएस तत्व की खोज किसने की, तो आरएस तत्व की खोज पूछ ले तो कार्ल लैंडस्टीनर ने की। अगर आपसे पूछ ले कि रक्त को विभिन्न समूहों में या वर्गों में किसने विभाजित किया, तो इसका जवाब भी क्या हो जाएगा? कार्ल लैंडस्टीनर हो जाएगा। इतना समझ में आ गया आपको? इतना समझ में आ गया आपको? अगला सवाल देखिए क्या है, नेक्स्ट है हमारा, मनुष्य शरीर में सर्वाधिक शर्करा कब होती है? मनुष्य के शरीर में सर्वाधिक शर्करा कब उपस्थित होती है? ऑप्शन नंबर ए है आपका भोजन से पहले, ऑप्शन नंबर बी है आपका भोजन के बाद, सी है आपका भोजन के समय और डी है आपका रात्रि के अंदर। अब जवाब देना है आपको, मनुष्य शरीर में सर्वाधिक शर्करा कब होती है? जैसा कि मैंने पीछे बताया था आपको, अभी जस्ट इससे जो 2 क्वेश्चन पहले एक क्वेश्चन आया था उसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। क्या होगा इसका जवाब? जिसने इसका जवाब दिया है भोजन के बाद, बिल्कुल सही जवाब है। जैसे ही आप भोजन करते हो, भोजन करने के तुरंत बाद हमारे भोजन में जो शर्करा होती है उसका ग्लूकोज में परिवर्तन होता है। ग्लूकोज में परिवर्तन होने के बाद में क्या होता है, वो हमारे रक्त के अंदर जाती है और उस समय रक्त के अंदर शर्करा की मात्रा सर्वाधिक उपस्थित होती है।
समझ में आ गया आपको? उस समय रक्त में शर्करा की मात्रा सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। इज इट क्लियर? ठीक है। अब देखिए अगला सवाल क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मनुष्य शरीर में अधिकांशतः भोजन कहाँ पर पचता है? अब ये सवाल देखिए पीछे भी बार बार पूछा जा चुका है। मैंने ये सवाल आज दूसरी बार अटेंड किया है, या सॉरी दूसरी बार पूछा है, क्योंकि वजह थी क्योंकि ये सवाल लोगों को, अधिकतर लोगों को नहीं आता है। इसका जवाब देना है बड़ी आंत में, छोटी आंत में, गुदा में, या कोई नहीं। मनुष्य शरीर में अधिकांश भोजन कहाँ पर पचता है? मनुष्य शरीर में अधिकांश भोजन कहाँ पर पचता है? बड़ी आंत में, छोटी आंत में, गुदा में, या कोई नहीं? मनुष्य शरीर में अधिकांश भोजन, जिसने बड़ी आंत जवाब दिया है उनका गलत है, क्योंकि बड़ी आंत इसका सही जवाब नहीं होगा। और अधिकतर लोग ऐसा ही करते हैं, बड़ी आंत जवाब देते हैं। बड़ी आंत का मतलब बड़ा है तो ये कुछ बड़ा करेगा, ऐसा नहीं है। कुछ कभी कभी क्या होता है, छोटे लोग भी बहुत बड़ा काम कर जाते हैं। ठीक है, तो मनुष्य शरीर में अधिकांश भोजन का पाचन कहाँ पर होगा? छोटी आंत के अंदर होगा। कहाँ पर होगा? छोटी आंत के अंदर होगा। अगर इसकी लंबाई भी पूछी जाती है तो 8 से 10 मीटर लंबी होती है। ये 8 से 10 मीटर लंबाई होती है इसकी। ठीक है, समझ में आ गया आपको? मनुष्य शरीर में अधिकांश भोजन का पाचन कहाँ पर होगा? छोटी आंत में होगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आज के जो क्वेश्चंस थे वो इतने ही होंगे। लगभग रोज़ाना जो हमारी क्लास होगी वो सीमित कर दी है मैंने। क्लास चाहे ज़्यादा हो जाए लेकिन टाइमिंग यही रहेगा। लगभग इससे थोड़ा और बढ़ाएंगे, 40-45 मिनट करेंगे इसको। अभी आज तो थोड़ा लगभग 30-32 मिनट के समथिंग हुई है। 40-45 मिनट करेंगे इसको, कोशिश करेंगे। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी आपको कमेंट करके ज़रूर बताना। आप कमेंट नहीं करते हो, लाइक करना वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब करना, और बेल आइकन को जरूर प्रेस करना, ताकि आगे भविष्य में आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और एक चीज़ और कहना चाहूँगा, अगर आपको लाइव चैट बॉक्स में कोई परेशान करता है, कोई गाली गलौज करता है, तो मुझे आप सीक्रेट तरीके से मुझे मैसेज करना, व्हाट्सएप करना मुझे। मैं बिल्कुल उसके खिलाफ एक्शन लूँगा और आपका नाम सीक्रेट रखा जाएगा। ठीक है, आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कोई परेशान करता है लाइव चैट बॉक्स में तो मुझे बता देना, मैं उसको फिर देख लूँगा। मुझे सारे कानून कायदे आते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। कमेंट करके ज़रूर बताना क्लास कैसी लगी। ठीक है, तो सुरक्षित रहिए, घर पर रहिए, पढ़ाई करते रहिए, तैयारी करते रहिए, और अपनी तैयारी को और ज़्यादा मजबूत बनाते रहिए। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।